नमस्कार विद्यार्थियों। इतिहास के प्रति जिज्ञासा रखने वाले, इतिहास में रुचि रखने वाले, इतिहास को ज्ञान की खदान मानने वाले सभी विद्यार्थियों का राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर के YouTube चैनल पर मैं सीमा चारण, इतिहास की सहायक आचार्य, स्वागत करती हूँ। आज द्वितीय वर्ष की ही कक्षा में औद्योगिक क्रांति एक बहुत बड़ा टॉपिक है। उसमें औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में ही शुरू क्यों हुई, ये बहुत ही इतिहास का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिस पर अलग अलग विद्वजनों ने अपनी अलग अलग राय दी है। ये तो हम सभी जानते हैं कि 18वीं सदी तक इंग्लैंड जो है तकनीक के क्षेत्र में पूरी दुनिया से काफ़ी आगे निकल चुका था। उसके उद्योगों का विस्तार हो चुका था, भारी मात्रा में मशीनीकरण हो चुका था, श्रमिक की जगह मशीनों पर ज़्यादा फोकस किया जाने लगा था। नया पूंजीवती वर्ग और एक नया मजदूर वर्ग शहरों में पैदा हो रहा था। लेकिन कई बार ये प्रश्न उपजता है कि इतिहासकार के मन में भी कि क्या ऐसी परिस्थितियाँ थी जिनके कारण इंग्लैंड में ही औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हुई, बाकी यूरोप में और भी कई देश थे, वहाँ ये शुरू क्यों नहीं हुई, एशिया क्यों पिछड़ा रह गया। क्योंकि एशिया के लोग जो है उनका तो अलग ही है। अपन जब इसके इंग्लैंड के कारण में आएंगे तो एशिया के लोगों में क्यों ये नहीं हो पाई औद्योगिक क्रांति का विकास, इसको तो हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम दो चीज़ों पर आ जाते हैं। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि उस समय यूरोप की जो स्थिति थी, जर्मनी देश के रूप में विकसित नहीं हुआ था, इटली भी देश के रूप में विकसित नहीं हुआ था। जो दो बड़े बड़े राज्य थे, राष्ट्रीय राज्य, वो थे फ्रांस और इंग्लैंड। फ्रांस में तब तक निरंकुश राजतंत्र कायम था, जबकि इंग्लैंड में 1688 की क्रांति के बाद में धीरे धीरे संसदीय संस्थाओं का विकास होना शुरू हो चुका था। तो इस कारण तो था ही था। कई सारे बिंदु हैं, कई सारे विद्वजन अलग अलग राय देखते हैं। पहला कारण कभी किसी को, कोई विद्वान किसी को मानता है, कोई सबसे महत्वपूर्ण कारण किसी को मानता है। लेकिन मेरी समझ में जो 10 महत्वपूर्ण कारण हैं उसको मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी, आपके साथ वार्तालाप उसके बारे में करना चाहूँगी। हॉलैंड यूरोप के देशों में एक ऐसा देश था जहाँ इंग्लैंड की तरह सारी लगभग परिस्थितियाँ मौजूद थी। हॉलैंड के पास पैसा भी था, फैक्ट्रीज लगाने के लिए, उद्योगों की स्थापना के लिए सबसे पहले क्या चाहिए होता है? पैसा। लेकिन फिर भी हॉलैंड जो है औद्योगिक देश नहीं बन करके एक व्यापारिक देश था। वहाँ ना लोहा था ना कोयला। इसके अलावा 18वीं सदी के पूर्व में वो युद्धों में उलझ गए। यूरोप में जो युद्ध हुए उसके कारण फ्रांस की विस्तारवादी नीति का शिकार हुआ। फ्रांस जिसका कि उद्योग और व्यापार इंग्लैंड से बढ़ा हुआ था, जनसंख्या भी इंग्लैंड से ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी हॉलैंड पीछे रह गया, फ्रांस पीछे रह गया। और क्यों इंग्लैंड ही आगे निकल गया, तो इसके कारणों पर हम बातचीत करेंगे। तो जो सबसे पहला कारण है वो ये है कि इंग्लैंड में लोहे और कोयले, इन दोनों की खानें जो हैं वो पास पास में होती थी। अब लोहे और कोयले की खानों से क्या तात्पर्य है? लोहा, जब भी आप उद्योगों की स्थापना करोगे तो सारी मशीनरी किसकी बनी हुई होती है? लोहे की। लोहा भी जो खानों से निकाला जाता है वो क्या होता है? कच्चा होता है। उसको निकाल करके शुद्ध करना पड़ता है। उसके लिए किसकी उस वक्त आवश्यकता पड़ती थी? अधिक मात्रा में कोयले की। तो अगर लोहे की खदान और कोयले की खदान में दूरी बहुत ज़्यादा है तो परिवहन में ही इतना ज़्यादा पैसा लग जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन में ही, कि लोहे का वृहत मात्रा में शोधन और फिर उससे मशीनों का निर्माण संभव हो नहीं सकता था। तो इस मामले में इंग्लैंड जो है सौभाग्यशाली था जहां लोहे और कोयले की खानें आसपास में थी, जिसके कारण पक्का लोहा आसानी से बनने लगा, उसमें पैसा कम खर्च होने लगा, टाइम भी कम हुआ, परिवहन भी लगा तो टाइम और पैसा दोनों लगा। मशीनों के निर्माण हेतु हम सभी जानते हैं कि पक्का लोहा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब दूसरा कारण, 18वीं सदी तक आते आते, इसके अंत तक इंग्लैंड ने पूरे विश्व में अपना एक औपनिवेशिक साम्राज्य, या कहो कि अपने गुलाम देश जो है खड़े कर दिए थे। इन उपनिवेश बनाने की दौड़ में फ्रांस कहीं ना कहीं पीछे रह गया था। तो उपनिवेश बनाने से क्या हुआ? सबसे पहले तो फैक्ट्री में अगर कपड़ा उत्पादन करना है तो क्या चाहिएगा उद्योगपतियों को? कपास चाहिएगी। तो जहाँ उनके गुलाम देश हैं, कम कीमत पर उनको कपास मिल जाती थी। आयात निर्यात शुल्क जो है वो अपने हिसाब से उन देशों में लगाते थे, जिसके कारण इंग्लैंड के उद्योगपति फ़ायदे में रहा करते थे।
इन्हीं उपनिवेशों ने इंग्लैंड को बड़े बड़े बाजार भी दिए। पहले कपास आती थी, जैसे भारत का ही मैं एक उदाहरण लूँ, यहाँ से ही कपास इंग्लैंड भेजी जाती थी और इसी कपास से कपड़ा बनकर पुनः बिकने के लिए भारत के बाज़ारों में आया जाता था। और टैरिफ या उपकर, चुंगियाँ जो भी है वो इस तरह से लगाई जाती थी कि इंग्लैंड के उद्योगपतियों को संरक्षण मिले। तो एक तरह से इन उपनिवेशों ने इंग्लैंड के औद्योगिक क्रांति के लिए बाज़ार और कच्चा माल उपलब्ध कराने का भी काम इन्हीं ने किया। अगला है, इंग्लैंड का समुद्री व्यापार पर लगभग एकाधिकार थे। दुनिया के जो सबसे अच्छे बंदरगाह थे वो इंग्लैंड के पास थे। इससे व्यापार को प्रोत्साहन मिलता है। कहते हैं कि इंग्लैंड की मुख्य भूमि से कोई इतनी भूमि नहीं थी कि 10-15 मील से ज़्यादा दूर समुद्र से हो, तो इसके कारण जो माल बन रहा है उसको समुद्र तक ले जाने में समय, पैसे सबकी बचत होती थी। और बाहर से अगर कोई सामान लाना है कच्चा माल, तो वो भी जो है इसी तरह इनके लिए फ़ायदेमंद हुआ करता था। उसके बाद में अगला जो कारण है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि उस समय इंग्लैंड की राजनीतिक स्थिति बिल्कुल ही अनुकूल थी औद्योगिक क्रांति के लिए। हम बात करते हैं फ्रांस की, हॉलैंड की, जर्मनी और इटली तो 1870 तक इकट्ठा ही नहीं हुए थे, वो तो एक राष्ट्र के रूप में अभी विकसित होने की अवस्था में ही थे। फ्रांस में क्रांति हो गई इस दौर में, लेकिन इंग्लैंड में 1688 में शानदार शांतिपूर्ण क्रांति के बाद इंग्लैंड में धीरे धीरे जिन संस्थाओं का विकास हुआ, उन संस्थाओं ने इंग्लैंड में आंतरिक शांति बनाए रखने का काम किया। इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री हुए उनकी भी यही नीति रही, राजनीतिक स्थायित्व रहे इंग्लैंड में और वित्तीय स्थायित्व बना रहे। जब यूरोप के बाकी सारे देशों में गृह युद्ध हो रहे थे या उनको बाहरी आक्रमण का डर था, इंग्लैंड जो है राजनीतिक स्थिरता और शांति को भोग रहा था। और ये तो हम सभी जानते हैं कि उद्योग, व्यापार, वाणिज्य ये सभी शांति काल में ही, स्थायित्व के काल में ही पल्लवित होते हैं, विकसित होते हैं। लेखिका नोवेल्स, उनका कहना था कि ब्रिटेन की राजनीतिक सुरक्षा इतनी अच्छी थी कि लोग बड़े उद्योगों में पैसा लगाने से डरते नहीं थे। उसके बाद अगला जो कारण है, बड़े बड़े कारखाने लगाने के लिए पैसा चाहिए होता है, पूंजी चाहिए होती है। तो बाड़बंदी आंदोलन के कारण, इसके अलावा जो उन्होंने उपनिवेश बनाए थे उनसे लूट करके इंग्लैंड में बहुत अधिक मात्रा में पैसा इकट्ठा हो गया था। और इसी पैसे से इंग्लैंड के उद्योगपतियों ने नई नई फैक्ट्रियां डाली, नए नए आविष्कारों के लिए उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, उनमें निवेश किया और इन आविष्कारों को अपनी फैक्ट्रियों में लगाया, जिसके कारण औद्योगिक क्रांति हुई। ये मैं इसमें ज़रूर कहना चाहूँगी कि 1757 में प्लासी के युद्ध में जब इंग्लैंड विजित हो गई, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई, तो बंगाल के बेचारे जो गरीब बदहाल किसान थे उन्होंने अपने खून से इंग्लैंड के उद्योगों को सींचा। दुर्भाग्य स्वरूप कहें या सौभाग्य स्वरूप कहें, इन बेचारों को ना तो कोई क्रेडिट दिया गया, इसके लिए श्रेय नहीं मिला बंगाल के किसानों को, और ना ही उनको इसके बदले में कोई फ़ायदा भी मिला। यदि प्लासी की लूट का माल और भारत की संपदा इंग्लैंड नहीं आती तो मैनचेस्टर, पेंसले और लंकाशायर की जो कपड़े की मिलें थी वो नष्ट हो जाती और जेम्स वॉट, आर्कराइट, कार्टराइट, क्रॉम्पटन जैसे आविष्कार और उनके आविष्कार दोनों ही समुद्र में फेंक दिए जाते थे। ये कहना है प्रख्यात अर्थशास्त्री रजनी पामदत्त का अपनी पुस्तक इंडिया टुडे में। अब अगली बात है कि पूंजी इकट्ठा होने से ही कुछ नहीं होता, उस पूंजी से वापस पैसा बनाने की इच्छा भी उद्योगपति वर्ग में होनी चाहिए। अब यहीं जो है एशिया पिछड़ा रह गया, थोड़ा नहीं करते भी चीन में और भारत में काफ़ी मात्रा में पूंजी उस वक्त भी अवेलेबल थी, लेकिन यहाँ का जो पूंजी थी वो सामंत वर्ग के हाथों में केंद्रित थी, जो कि ऐश आराम पे, विलासिता पर खर्च करना ज़्यादा पसंद करता था। उन्हें दिमाग में ये नहीं था कि इस पैसे से और अधिक पैसा कैसे बनाया जा सकता है। इंग्लैंड में जो लोग थे, जो ज़मींदार थे या नवधनाढ़ वर्ग था, कुलीन नहीं था, सौदागरों का था, जो अपनी पूंजी को उद्योगों में और साइंटिफिक जो रिसर्च है, वैज्ञानिक अनुसंधान है, उसमें लगाने के लिए प्रेरित था। यह नवोदित वर्ग उत्पादन की नई विधियों को अपनाने में कोई संकोच नहीं था। ये वर्ग इस बात पर विश्वास नहीं करता था कि किसी कारोबार में हम पैसा लगाएंगे तो शान के खिलाफ है। उनको तो कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा क्यों लगाए। और फ्रांस में ही वही बात है, कुलीन वर्ग के पास पैसा था, पावर था, लेकिन वो अपनी शान के खिलाफ समझता था फैक्ट्रीज़ में या नए नए वैज्ञानिक अनुसंधान में अपने पैसे को लगाने। उसके बाद अगला है बैंकिंग व्यवस्था का विकसित होना। बैंकिंग व्यवस्था का विकसित होना,
बैंक, क्योंकि उद्योगपति अपने ही पैसे से, ज़रूरी नहीं है कि उसके पास इतना अधिक पैसा है कि वो खेती बाड़ी उद्योगों में लगा सके, उसको थोड़ा ना कहीं रिस्क फैक्टर होता है, तो इसके बचने के लिए कुछ मात्रा में लोन भी लिया करते हैं और ये लोन देने का काम बैंक किया करते हैं। 17वीं सदी तक आते आते इंग्लैंड में बैंकिंग संस्थाओं का विकास हो चुका था, बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना हो चुकी थी। इसके कारण इंग्लैंड के जो उद्योगपति हैं उनको ऋण प्राप्त करने में और पूंजी जमा करने की सुविधा मिल गई। इंग्लैंड के उलट फ्रांस, जहाँ की संभव था कि ये हो सकता था औद्योगिक क्रांति, वहाँ बैंक की स्थापना नहीं हुई थी और इन्हीं बैंकिंग की कमी के कारण फ्रांस पिछड़ा रह गया, क्योंकि उद्योगपतियों का रिस्क अब कम हो गया। बैंक लोन दे दिया करते थे और उस लोन पर उन्होंने बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना की और वहाँ नए नए फैक्ट्रियों में नए नए आविष्कारों को उन्होंने तरजीह दी। उसके बाद में अगला जो बिंदु है अपना, इंग्लैंड की अनुकूल भौगोलिक स्थिति। इसकी स्थिति ऐसी है, अगर आप नक्शा देखो विश्व का, तो इंग्लैंड जो है समुद्र से घिरा है तीन ओर से। इसके कारण क्या है, पूरी दुनिया से लगभग वो अलग रहा है, उसका कोई लेना देना नहीं है और व्यापार के लिए समुद्री मार्ग सबसे सस्ता हुआ करता है, तो पूरे विश्व में कहीं भी वो व्यापार कर सकता था। इसके अलावा क्योंकि समुद्र से घिरा है तो उस पर आक्रमण का खतरा भी थोड़ा कम हो, बाहरी आक्रमणों से भी उसको सुरक्षित रहा। इसके कारण युद्ध से होने वाली हानियों से इंग्लैंड बचा रहा और अपना औद्योगिक विकास वो कर सका। अगला है सरकार द्वारा भी उद्योगों को संरक्षण दिया जाना। इंग्लैंड की सरकार की नीति सदैव से ही उद्योग और व्यापार को प्रोत्साहित करने वाली है। अन्य यूरोपीय देशों के उलट यहाँ टैक्सेस, लोकल टैक्सेस कम थे, चुंगियाँ कम थी, बहुत कम लगाई जाती थी। बाकी अगर फ्रांस में हम देखते हैं कि क्रांति से पहले जगह जगह चुंगियाँ लगाई जाती थी, 34 बार 30 बार हम कहते हैं कई बार टैक्स देने पड़ते थे, जिस कारण व्यापारी वर्ग भी जो है ज़्यादा निवेश व्यापार में करना पसंद नहीं करता था, क्योंकि मुनाफा कम हुआ करता था। इंग्लैंड की सरकार ने उद्योगों को, नए नए व्यापार को प्रोत्साहन दिया। इस संरक्षणवादी नीति के कारण ही उद्योग और व्यापार पनप सका। और अंतिम कारण, पिछले अध्याय में हमने इंग्लैंड में कृषि क्रांति के बारे में पढ़ा था। इस कृषि क्रांति के कारण ही औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी। कृषि में हुए परिवर्तनों के कारण अधिक उत्पादन हुआ। बड़े पैमाने पर जब खेती करना संभव हो गया, बाड़बंदी आंदोलन के कारण छोटे छोटे किसान जो हैं उनसे उनकी ज़मीनें बड़े बड़े भूमिपतियों ने खरीद ली और वो किसान जो है बेकार हो गए। वे गाँव को छोड़ करके शहरों में आ गए, तो कारखानों में सस्ती कीमत पर उद्योगपतियों को मजदूर मिलना शुरू हो गए। मजदूरों की समस्या का समाधान हो गया। इसके अलावा मालिकों को सस्ते दाम तो मजदूर मिलने ही लगे। इसी कारण इंग्लैंड में कृषिजन्य जो परिस्थितियां हुई उसने औद्योगिक क्रांति को प्रभावित किया। अधिक उत्पादन के कारण इंग्लैंड में लोगों की क्रय क्षमता में भी बढ़ोतरी थी। इसके अलावा कुछ और भी कारण हैं जिनकी की कई बार हम चर्चा करते हैं, वो इतने महत्वपूर्ण है या नहीं, ये भी एक अपने आप में विवाद का विषय है। एक चीज़ तो सबसे बड़ी चीज़ कि इंग्लैंड का जो व्यापार था वो विलासिता की वस्तुओं का नहीं था। वो सूती कपड़े बेचा करते थे और ऐसी चीज़ें जो कि डेली यूज़ की, दैनिक जीवन की वस्तुएं हैं। इसके विपरीत फ्रांस जो है वो विलासिता की, ऐशो आराम की सामग्री बेचा करते थे। तो विलासिता तो कई बार ऐसा होता है, इकोनॉमिक स्लो डाउन आता है, मंदी आती है, तब ये सारी चीज़ें हम भी खरीदना बंद कर देते हैं, हमारे पास पैसे नहीं होते तो। बाकी डेली यूज़ की जो चीज़ें हैं जैसे रोटी है, कपड़ा है, ये तो हम चाहे मंदी हो या कुछ भी हो, हर व्यक्ति ये खरीदता ही खरीदता है। इसके कारण फ्रांस के उल्टा इंग्लैंड उन चीज़ों का उत्पादन किया करता था जिसकी मात्रा बहुत ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत रहती थी। उसका विश्वास था कि यह उन्हें और अधिक सस्ता बनाएगा तो उसका बाज़ार बढ़ सकता है। इसलिए इंग्लैंड उन तरीकों को अपनाने को तैयार था जिससे वस्तुओं का बड़ी मात्रा में उत्पादन संभव हो सके। इसके अलावा एक और कारण भी है कि इंग्लैंड में सर्फडम यानी कृषि दास्ता खत्म हो चुकी थी, जबकि फ्रांस में वो बरकरार थी। ये जो कृषि श्रमिक जो आज़ाद हुए वो जाकर के शहरों में बस गए और शहरों में बस करके फैक्ट्रियों में वहाँ काम करने लग गए। इसके अलावा जो उनके मालिक थे, पैसे दे करके जब उनको फ्री किया, उनके पास पैसा इकट्ठा हो गया, उनके पास क्या हो गई, पूंजी, जिसके कारण वो उद्योगों में निवेश कर सकते थे।
इसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ फ्रांसीसी क्रांति और नेपोलियन के युद्ध, इन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया। युद्ध के दिनों में इंग्लैंड को नहीं सिर्फ सैनिकों को बल्कि अपने साथी देश हैं उनके सैनिकों की ज़रूरतों के लिए भी सामान बनाना पड़ता था। इसके कारण उन्हें उत्पादन के तरीकों में सुधार करना ज़रूरी हो गया। इसी कारण जब नेपोलियन के युद्ध चले तो जहाँ इंग्लैंड को पिछड़ना चाहिए था उसके उलट इंग्लैंड जो है विजेता बन करके यूरोप और विश्व के नक्शे में उभरा, और यही कारण थे कि इंग्लैंड में ही औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हुई। इतना कहकर ही हम ये लेक्चर भी ख़त्म करते हैं और अपने शब्दों को भी मैं विराम देती। धन्यवाद।